इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि अच्छे से देखने पर रक-रक लोगों को पता चलता है कि वो लोग अपना पूरा ट्राइब के साथ ही आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर जोल पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें पहले से जगह के बारे में पता होगा? रक-रक कहता है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ के देखने पर ही उन्हें ये जगह दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि वो लोग बिना इस जगह को देखे यहाँ से चले जाएंगे। उसका ये बोलने का देरी था ही कि तभी उसका ग्रुप के दूसरे लोग उन मेहमानों को आता देखकर चिल्लाने लगे होते हैं कि ये नेमलेस बीटल गोड का सेंचुरी है और तो तुम लोग ग्रीन स्किन ट्राइब से हो ना, यहाँ पर एक कदम भी आगे रखने के बारे में सोचना भी मत। उन्हें देखकर वो बुलहेड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वहीं पर उसका वो हरकत देखकर जोल और रक-रक दोनों ही अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो उन पर चिल्लाकर जगह को एक्सपोज कर दिया होता है। लेकिन रक-रक आगे बढ़ते हुए कहता, ज़्यादा चिंता मत करो, शायद ये भी गोड का अरेंजमेंट होगा। ये बोलकर वो जाकर अपना भाला उठाने लगता है। वहीं पर उसे देखकर जोल कहते, मुझे लगता है कि गॉड जानबूझकर ऐसा सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि गॉड हमें टेस्ट कर रहे हैं? रक-रक कहता है, शायद ये टेस्ट नहीं बल्कि एक मिशन है। मुझे लगता है कि ये एक मिशन है उन्हें एक्सेप्ट करके बचाना, जो लोग ओरिजिनली हमारे साथ थे। उसकी बातें सुनकर जोल उससे कहती है, लेकिन वो फिर भी बुलहेड है, जिससे कि ऐसा बात समझ में आने वाला है नहीं। अगर उसे कुछ समझ में आता तो वो अपने कमजोर मेंबर को वाइल्डनेस में कभी भेजता ही नहीं। तभी उसे फिर से वही तितली दिखाई देता है, जिसे देखकर रक-रक कहता है, क्या ये भी गॉड का विल है? इसके बियॉन्ड सोचना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मैं बस वही करूँगा जो कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे जाता देखकर नेबुला कहता है, रक-रक बिल्कुल वही समझा है जो कि मैं उसे समझाना चाहता था। रक-रक का ट्राइब और बुलहेड का ट्राइब का पॉपुलेशन ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए यूनाइट होना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा अजीब बात यह है कि रक-रक अपने आप ही डिसीजन बना लिया है। क्या ये उसका हाई विल पावर के कारण हुआ है, जो कि 14 है? हाई सेल्फ विल वाला लीडर सच में काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ अगर मैं उनके मन में थोड़ा सा और विश्वास को भर पाता तो प्लेयर को अकेले सब कुछ कंट्रोल करने देने में ज़्यादा अच्छा होता। इससे मैं अपने इरादे को उनके सामने डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाता। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर बुलहेड उससे पूछता है कि अभी बच्चे, क्या तुम लोग यहाँ पे रहते हो? ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता, बच्चा किसको बोला? ये हमारा लैंड है। बुलहेड पूछता है, क्या सच में? तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या क्या है? वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम नहीं बताएंगे, अपने काम से काम रखो। लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद में रक-रक उसके तरफ बढ़ते हुए बता रहा होता है कि यहाँ पर पेड़ पौधा झाड़ी खाना और एक गॉड भी है। बुलहेड कंफ्यूज होते पूछता है, क्या एक गॉड भी है? रक-रक कहता, हाँ, ये जगह नेमलेस बीटल गॉड का डोमेन है। उसकी सभी बातें सुनकर बुलहेड कहता, शायद ये बंदा पगला गया है, इसलिए फालतू की बकवास कर रहा है। वेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलो जल्दी से ये जगह छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम लोग अभी चले जाते हो तो। इतना बोलकर वो अपना मॉन्स्टर, जिसका नाम मानून होता है, उसे दिखाते हुए कहता, मैं तुम लोगों पर अटैक नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर मैनून भी उन्हें डराने लगता है और उसके ड्राइव के सभी मेंबर आगे बढ़ने लगते हैं उन्हें डराने के लिए। और बुलहेड अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे इतने सारे लोगों को हरा नहीं पाओगे। एंशिएंट टाइम से ही अगर तुम एक लीडर हो तो तुम्हें ये पता ही होना चाहिए कि जोड़ घटाव कैसे करना होता है। मेरे पास ज़्यादा लोग हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर रक-रक अपना सर ना में हिलाते हुए उसके तरफ अपना भाला करते हुए कहता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनकर बुलहेड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर रक-रक अपने बात को पूरा करते हुए कहता है कि बेचारे लोग, जो लोग अपना घर खो चुके हैं, वो लोग गोड्स के आर्म में आ सकते हैं और तब गोड तुम्हें अपने विल के हिसाब से तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये सुनकर बुलहेड काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, लगता है कि तुम्हें जोड़ घटाव करना नहीं आता है। इसके जवाब में रक-रक कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन तुम गॉड को नहीं जानते हो। ये बोलकर वो अपना भाला लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, जिससे अब उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगा होता है और वो गुस्से में अपने मानून से अटैक करवा देता है। जिससे रक-रक काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने मन में कहता है कि हे भगवान, उसके जैसे एनिमी से फाइट करने के लिए मुझे हिम्मत और पावर दीजिए। लेकिन तभी मानून उसका भाला को काफ़ी आराम से तोड़ के रख देता है, जिसे देखकर रक-रक काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वहीं पर बुलहेड काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और आगे अटैक करने के लिए कहता है। उनके फाइट से सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और नेबुला को बताता है कि सिविलाइजेशन क्लैश हो रहा है। दो अलग अलग ट्राइब एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हैं, जिससे उन दोनों का ट्राइब का एक्सपीरियंस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तुम सिर्फ एक ही ट्राइब पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, ये सभी ट्राइब अब तुम्हारे टेरिटरी का पार्ट है। लिजर्डमैन के एरिया, जो कि अभी भी लेवल 1 में है और तुम्हारे पास वो वाला स्किल अवेलेबल है, क्या तुम उसका यूज करना चाहोगे? नेबुला यस वाला ऑप्शन को दबा देता है, जिससे अब फिर से उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर मानून उस पर अटैक कर दिया होता है। लेकिन उसका अटैक लगने से पहले ही नेबुला का भेजा हुआ पावर उसे मिल जाता है, जिससे उसका ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है। जो देखकर बुलहेड काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे नहीं पता अगर तुमने उसे अवॉइड कैसे कर दिया, लेकिन ये फिर से नहीं होगा। ये बोलकर वो फिर से अटैक करवा देता है।
वहीं पर रैकरेक को अब उसका स्टेटस देखने लगा होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बुल हेड लिजर्डमैन ब्लू स्किन ट्राइब का ट्राइबल लीडर है, वॉरियर लेवल 1 और ट्राइबल लीडर लेवल 2 का होता है। ताकत 24, इंटेलिजेंट 15, सोशेबिलिटी 16 और स्किल ब्रीडिंग होता है। रैकरेक अकेले उससे डील तो कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर मानून होता है, जिसे कि उसे सबड्यू करना है। मैनून ड्रैक लेवल 1 का होता है, ताकत 87 होता है, इंटेलिजेंट 6 होता है और सोशेबिलिटी 9 होता है। वहीं पर रैकरेक ट्राइब का ट्राइबल लीडर होता है, वॉरियर लेवल 2 का होता है, चीफ लेवल 2 और प्रीस्ट लेवल 1 का होता है। ताकत 30, इंटेलिजेंट 24, सोशेबिलिटी 26, विल पावर 14 और वह सभी के सभी प्लस 30 से बढ़ाया जा सकता है। और अब नॉर्मल स्टेटस डिस्टेंट होली लेवल 3 का होता है। वहीं पर रैकरेक अपना ताकत को बढ़ाकर काफ़ी तेज स्पीड में आगे बढ़कर मानून का मुंह पकड़कर नेबुला का दिया हुआ स्किल का यूज करने लगता है, जिसका नाम स्ट्रॉन्ग अवतार होता है, जो कि यूजर को एक एडिशनल स्टेटस जिसका नाम डिविनिटी होता है वो दे देता है। एक डिविनिटी 200 गुना पावर के बराबर होता है, जो पावर नेचुरली एग्जिस्ट करता है यूजर के बॉडी में। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो रैकरेक का पावर अभी 630 हो गया होता है। वहीं पर रैकरेक मानून को उठाकर काफ़ी आसानी से पटक देता है, जो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और जल्दी से होश में आकर रैकरेक के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। लेकिन रैकरेक को थोड़ा सा सीरियस और उसके बॉडी में से ब्लू कलर इमेज देखकर अपने आप ही सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर बुल हेड मैनून के नीचे में से निकलते हुए चिल्ला रहा होता है कि ये तो रिडिक्यूलस है, तुम कमीने कहीं के, आखिर किस तरह का काला जादू को तुम यूज किए हो। ये बोलकर वो लकड़ी का बना हुआ चाकू उठाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अभी भी चिल्ला ही रहा होता है कि मेरा कैलकुलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ये सब बोलकर वो उसके पास पहुंचता ही है कि रैकरेक काफ़ी आसानी से उससे एक जोरदार झापड़ लगा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसे पिटने पर वो लोगों से कहता है कि अब अगला कौन है। वैसा हालत देखकर सभी लोग अपना हथियार डालकर सरेंडर करके उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी कुछ सेकंड के बाद उसके बॉडी में से इमिट हो रहे वो ब्लू कलर का लाइट गायब हो जाता है, जो देखकर रैकरेक सोचने लगा होता है कि क्या ये खत्म हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या गॉड इस बार मेरे बॉडी में आए थे। ऐसा लगा जैसे कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो सब नेबुला देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर कुछ लोग उनसे पूछते हैं कि क्या तुम लोग हमारी ट्राइब के लोग हो, जो कि वाइल्डनेस से बहुत ही पहले निकल गए थे, लेकिन तुम्हारे स्केल का कलर हमसे अलग क्यों है। इसका जवाब देते हुए एक बंदा कहा था, नेमलेस बीटल गॉड को फॉलो करके हम लोग बदल गए हैं और ताकतवर बन गए हैं, नहीं तो हम लोग कब के वाइल्डनेस में मारे गए होते हैं। ये सुनकर एक ब्लू कलर का लेजर वेफेलो हड्डियों का पहाड़ को देखकर पूछता है कि क्या गॉड में सच में इतना ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा कहता है, क्या तुम इडियट हो, आज क्या हुआ, क्या तुम ठीक से देखे नहीं थे क्या। ब्लू लिजर्ड कहता है, लेकिन क्या दुनिया में ऐसा भी इतना ज़्यादा पावरफुल लिजर्डमैन होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। वहीं पर जेवल रैकरेक से पूछती है, क्या ये सब ठीक होगा। रैकरेक पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है। वहीं पर वो अपना चिंता जाहिर करते हुए कहती है कि इन लोगों के यहाँ पर आ जाने से हमारा पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ गया है और ये जगह जल्दी डिटोरेट हो जाएगा। ये सुनकर रैकरेक उठते हुए कहता, हमें फिर से यहाँ से जाना होगा। जेल कहती है, लेकिन कहाँ पर, फिर से वाइल्डनेस में। हम बिना किसी आंसर के वाइल्डनेस से भटक नहीं सकते हैं। रैकरेक कहता है कि नहीं, हमें जवाब जरूर वहीं पर मिलेगा। आंसर जिससे कि हमारे ओल्ड ब्रदर के द्वारा गॉड हमें भेजे हैं। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मानून को टेम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी टेम हो ही नहीं रहा होता है और वो उन लोगों पर भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन बंधा होने के कारण वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा होता है। वो उनसे बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर रैकरेक आ जाता है, जिससे देखकर मानून को उसका पिटाई याद आ जाता है, जिससे डर के मारे वो पीछे जाने लगता है। वहीं पर रैकरेक उसे मूली जैसा कुछ सब्जी देते हुए खाने के लिए कहता है, जिससे कि वो खा लेता है, जो देखकर उससे पहले से टेम कर रहे लिजर्डमैन थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तभी रैकरेक उसका केयरस करते हुए पूछता है कि क्या तुम और मांग रहे हो। ये बोलकर वो उसे कुछ और लाकर खाने के लिए दे देता है। उसे खाता देखकर रैकरेक कहता है कि इससे जिंदा रखने का जरूर गॉड का कोई अपने कुछ प्लान होगा। वहीं पर वो सब खाकर और मांगने लगता है। उसका इशारा समझकर रैकरेक कहता है कि अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा निराश होकर वहीं पर बैठ जाता है। तभी रैकरेक वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर वो फिर से प्रॉब्लम खड़ा करेगा तो मुझे बताना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। रैकरेक वहाँ से जाकर कुछ लोगों से बातें करता है, जहाँ पर एक लेजेंड उसे एक लोहे का चाकू देखने के लिए दिया होता है, जो देखकर रैकरेक कह रहा होता है कि ऐसा कुछ बनाने का भी इसके लिए एग्जिस्ट करता है क्या। इसका जवाब में वो लेजेंड जिसका बॉडी में काफ़ी सारे स्कैर होता है, वो कहता है कि अगर वो इतना ज़्यादा जिद्दी नहीं होता तो मैं ये सब ब्लेड कब के बना लिया होता। रैकरेक उससे पूछते हैं कि वो तुम्हें रोक क्यों रहा था। इसका जवाब में स्कार लेजेंड कहता है, पेड़ों के कारण, क्योंकि इस प्रोसेस में हमें काफ़ी सारी लकड़ियाँ की जरूरत पड़ती है। हम उन्हें जला करके स्पेशल तरह का फ्यूल का जैसा यूज करते हैं। उसकी सभी बातें सुन
सुनकर रैक्रैक कहता तो ठीक है, मैं इसके बारे में सोचकर तुम्हें कल बताता हूँ। ये सुनकर स्काई लिजेंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरा लिजेंड आता है जिसका कि एक हाथ आधा कटा होता है, जिसका नाम स्टार गेजर होता है। वो आकर रैक्रैक से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हें गाइड को ढूंढ रहे हो। उसे देखकर रैक्रैक कहता है कि तुम जरूर एक वंडरर होगे ना। स्टार गेजर हाँ में जवाब देकर कहता है कि हाँ, मैं काफ़ी टाइम से भटक रहा हूँ और इसी सब में मुझे रास्ते देखने के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है और मेरे पास कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर हम कुछ दिन तक बिना भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि वो जगह यहाँ का जैसा सेम होगा। उसकी बात सुनकर रैक्रैक उससे पूछता, तुम्हारा मतलब ये है कि वहाँ पर बाकी के ट्राइबमैन और दूसरे लोग भी उस जगह को ढूंढ लिए होंगे? वो हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर रैक्रैक कहता है, अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोग हमारे अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो हमें उन्हें सिर्फ हराना होगा और उनसे सब कुछ छीनना पड़ेगा। स्टार गेजर कहता है, अगर तुम्हारे पास उस तरह का विल है तो तुम इसमें ट्रस्ट कर सकते हो। रैक्रैक पूछता है, लेकिन तुम मुझे खुद पर भरोसा कैसे करवा सकते हो? ये सुनकर स्टार गेजर आसमान में अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है, मेरा जवाब ऊपर में है। रैक्रैक पूछता, आसमान? वो कहता, आसमान नहीं बल्कि सितारे। उनका बातें करते करते रात हो जाता है, जहाँ पर वो लोग अभी भी बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर रैक्रैक पूछता है, क्या सितारे मूव कर रहे हैं? वो कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास मेरा अपना खुद का ही रूल है। अगर तुम्हें पता चल जाता है कि सितारे कौन सा रास्ता चुनेंगे तो तुम उसे बिना कन्फ्यूज होकर फॉलो कर सकते हो। मैं तुम्हें अभी सितारों को मूवमेंट बता देता हूँ, कुछ दिन के बाद में तुम खुद ही चेक कर लेना और बताना कि तुम फेथ गेन किया हो या फिर नहीं किए हो। ये बोलकर वो लोग कुछ देर तक और बातें करते हैं और उसके कुछ देर के बाद में स्टार गेजर कल चेक करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसका जाने के बाद वहाँ पर एक मानून पर नजर रखने वाला लिजेंड थोड़ा सा नर्वस होते हुए आता है। उसे देखकर रैक्रैक पूछता है, क्या हो गया? क्या मानून फिर से किसी तरह का कोई परेशानी खड़ा कर रहा है? वो कहता नहीं, वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाई तो दिख रहा है, लेकिन अब जबकि उसे टाइम पर खाना दे रहे हैं हम लोग तो वो थोड़ा सा जेंटल हो गया है। ये सुनकर रैक्रैक थोड़ा सा चैन की सांसें लेता है। तभी वो उससे कहता है कि जोल कही है कि हमें फिर से दूसरा जगह की तलाश में निकलने की तैयारी करनी चाहिए और वो भी बिना भूखे मरे। और आज मैं तुम्हें मानून को खाने से टेम करते हुए देखा हूँ तो मुझे एक आइडिया आया है कि क्या उससे किसी और चीज़ से टेम करना पॉसिबल हो सकता है क्या? रैक्रैक पूछता है, कुछ और एग्जांपल देकर समझाओ तो। वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बफेलो की तरफ दिखाते हुए कहता है कि उसके जैसे कुछ से काम हो सकता है। वो सब देखकर सिस्टम बताते हैं कि रैक्रैक का ट्राइब ने हेडिंग स्किल को नोटिस कर लिया है। ये सुनकर नेब्यूला अपना मोनोलॉग शुरू करते हुए कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी पॉइंट पर ह्यूमन हिस्ट्री 2 पॉइंट में बट गया था। एक है जो कि फार्मिंग किया करता था और दूसरा जो कि पास्टोरलिज्म किया करता था। हालांकि इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स गेम है, लेकिन जो भी हो फार्मिंग ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। यहाँ तक कि अधिकतर बड़ा सिविलाइजेशन भी नदी के किनारे शुरू किए थे, लेकिन जिस ट्राइब को मैं चुना हूँ वो तो लिजेंडमैन का ट्राइब है। फिजिकली स्ट्रॉन्ग, हाई इन्वायरमेंटल अडेप्टेबिलिटी के साथ, इसलिए उन्हें फार्मिंग से ज़्यादा पेस्टोरल की जरूरत पड़ेगी और जो टेक्नोलॉजी उन्हें विंग्स देगी वो है आयरन वेयर। इसी के साथ रैक्रैक लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग लोहे को पिघलाकर कुछ सामान बनाना शुरू कर दिए होते हैं। वहीं पर नेब्यूला अपना मोनोलॉग को पूरा करते हुए कहते हैं कि वो लोग फाइनली बेसिक आयरन वेयर को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं। अभी के लिए वो सब ब्रोंज से थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन रैक्रैक के ट्राइब के लिए जिन स्टोन का हथियार यूज करना पड़ता था अब से ये एक बहुत ही बड़ा हेल्प है। और इसी के साथ उन्हें एक बहुत ही बड़ा गेन भी हुआ है, एस्ट्रोनॉमी। ऑफकोर्स अभी ये इतना ज़्यादा पीछे है कि इसे एस्ट्रोनॉमी कहा नहीं जाना चाहिए, लेकिन डिस्टेंट फ्यूचर में मैं आशा करता हूँ कि वो लोग उसका अच्छा यूज करेंगे। इसी के साथ नेब्यूला का मोनोलॉग खत्म हो जाता है और वहीं पर रैक्रैक को दिखाते हैं जहाँ पर वो स्टार का पैटर्न को चेक करके कहता है कि ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि स्टार गेजर बोला था। इतना बोलकर वो नीचे बैठकर कहता है, अब मेरे पास वो करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है जो कि मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आग जलाकर वहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर रैक्रैक सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि गॉड का हमें यहाँ पर लाने के बाद काफ़ी टाइम गुजर गया है, हम लोग अपने भाइयों से भी दोबारा मिल गए हैं, हम चाहते तो उन्हें लात मार कर भगाकर अपने आप से मतलब रख सकते थे, जिससे हम लोग यहाँ पर इस जगह पर कुछ और टाइम तक रह सकते थे। ऑफकोर्स जिससे हम लोग लात मार कर भगा दिए होते हैं वो लोग वाइल्डनेस में अब तक मारे गए होते हैं, लेकिन वो गलत था। गॉड सैल्वेशन चाहता था, ना कि एक्सक्लूजन, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। कल भोर तक हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करना शुरू कर दिए होते हैं। तभी रैक्रैक स्टार गेजर को बुलाता है, जहाँ पर वो उसे बुलाकर सभी लोगों से कहता है कि ये मुझे कई दिन से स्टार के मूवमेंट के बारे में बता रहा है और मैं ये कंफर्म कर लिया हूँ कि जो ये बंदा बोल रहा है वो सब सच है। स्टार गेजर हमारा गाइड होगा और अब से हम लोग स्टार गेजर को अपना रास्ता को गाइड करने के लिए भरोसा कर रहे हैं। पहले सबको बता दो, समझा दो कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे कैसे। उसकी बातें सुनकर स्टार गेजर सभी लोगों से कहते हैं
कि कल भोर को जब सूरज निकलेगा तब हम लोग सूरज के राइट के साइड में चलना शुरू कर देंगे। हम लोग पूरे 10 दिन तक चलते रहेंगे और उसके बाद फिर 15 दिन तक राइट की तरफ रोटेन लेक को फॉलो करेंगे। 3 दिन तक डेसोलेटेड माउंटेन वाले पाथ को फॉलो करेंगे। इस तरह से चलने के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन को ढूंढ लेंगे जो कि एंडलेस फॉरेस्ट होगा। वहाँ पर काफ़ी सारे वाइल्ड बीस्ट हैं और वो एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग रेस के पेग भी मौजूद होंगे। इसका मतलब वो रहने के लिए काफ़ी अच्छा जगह होगा। अपना बात को पूरा करने के बाद वो वापस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रखरख हड्डियों के ढांचे पर चढ़कर यूर नाम के लिजर्ड से पूछते कि हम लोग कोई भी बफेलो को क्यों नहीं खाए हैं जिससे हम लोग कल पकड़े थे। ये सुनकर यूर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन थोड़ा सा नर्वस होते हुए अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि उस वक्त मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगा था। ये सुनकर रखरख कहते तो इसका मतलब सभी लोग उतना मेहनत करके सभी बफेलो को पकड़े थे लेकिन फिर भी कोई खाया नहीं। ये सुनकर यूर थोड़ा सा और घबरा जाता है और अपना बात रखते हुए कहता है कि ये बात सच है कि सभी लोग मेहनत किए थे लेकिन मुझे लगा था कि मुझे उस वक्त ज़्यादा भूख नहीं लगा है। अगर मैं होल्ड बैक कर लिया तो जब मुझे सच में भूख लगेगा तो मैं यही सब सोचा था। उसकी सभी बातें सुनकर रखरख थोड़ा सा खुश होकर कहता वेल डन। ये सुनकर यूर थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे इस तरह के रिप्लाई का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। वहीं पर रखरख अपना बात को पूरा करते हुए कहता है कि यूर तुम खाना चाहते थे लेकिन तुम फ्यूचर के लिए खुद को रोक लिए थे। एक्सीलेंट, क्या तुम ऐसा करते रह सकते हो? यूर कहता हाँ, जब तक मुझे ज़्यादा भूख ना लग जाए मैं कर लूँगा। रखरख कहता ये अच्छा बात है, इसलिए कंपनसेशन के तौर पर मैं तुम्हें एक मेटल का बना हुआ भाला देता हूँ। जिसे देखकर उसके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर रखरख कहता है कि यूर को छोड़कर जो लोग भी यूर का बात मानकर खाना को डिजायर को रोके थे, अब जबकि तुम लोग वर्दी हो तो मैं तुम सभी लोगों को एक एक भाला देता हूँ। वो देखकर कुछ लोग उन्हें इन्वी के साथ देखकर कहने लगे होते हैं कि मुझे वो चाहिए। वो सब देखकर ज्यूल सोचती है कि मैं सोच रही थी कि तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारा ये प्लान था। तभी रखरख एक बफेलो का स्कल उठाकर खुद पहन लेता है और जिनको भी भाला दिया होता है उन्हें बुलाकर उन सभी लोगों को पहनाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग ट्रू वॉरियर हो, इसलिए गॉड का प्रोटेक्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमारा आने वाला जर्नी सिर्फ सभी लोगों के स्पिरिट से ही पूरा हो सकता है। इतना बोलकर वो एक यूर को पहनाते हुए कहता है कि अब से तुम एक बोन वॉरियर हो और यही गॉड का विल है। और इसी के साथ भोर हो जाता है और सभी लोग जाने के लिए तैयारी करने लगे होते हैं, जहाँ पर रखरख सभी लोगों से कहता है कि अब इस होली जगह को छोड़कर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन गॉड का विल हमेशा हमारे साथ रहेगा, इसलिए हम लोग किसी एक जगह से बॉन्ड होकर नहीं रह सकते हैं। सभी लोग अपने हेड में नेमलेस बीटल गॉड का कार्व कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये हार्ड नहीं होगा, लेकिन बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहो। जैसे तुम बफेलो खाने का डिजायर को इंडोर कर लिए हो, इसी तरह से तुम आगे बढ़ने का डिजायर को भी इंडोर कर सकते हो। ये हम सभी लोगों को बेनिफिट देगा। नेमलेस बीटल गॉड हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इतना बोलकर वो अपने मन में कहा था नेमलेस बीटल गॉड प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो सब देखकर नेब्यूला कहा था तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ये नहीं करते तो मैं तुम्हें प्रिस्ट कभी चुनता ही नहीं। तुम तो एक दूसरे एंटिटी को ग्रोथ भी करवा दिए हो और वो भी काफ़ी अच्छे तरह से। ये बोलकर वो यूर के स्टेटस को देखता है जिसका रिलायबिलिटी 4 से 7 होता है और वो वॉरियर 2 से 3 लेवल का होता है और रखरख लीडर से बढ़कर 7 से 14 हो गया होता है। प्रिस्ट 1 से 2 लेवल का हो गया होता है और वो 2 से 3 लेवल का वॉरियर होता है। वो सब देखकर नेब्यूला कहा था तुमने अभी तक बहुत अच्छा किया है, तुम अभी तक मुझे निराश नहीं किए हो। रख अब से तुम्हारा असली शुरुआत होता है। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग भीड़ जगह से होकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मानून काफ़ी ज़्यादा थक जाने के कारण वहीं पर रुक जाता है। वो देखकर रख कुछ देर तक वहीं पर आराम करने के लिए कहता है, इसीलिए सभी लोग रुककर आराम करने लगते हैं और स्टार गेजर से पूछते हैं कि हम लोग 3 दिन से चल रहे हैं, 3 दिन से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और हमारे पास खाने की भी कमी हो रहा है, हम तो अब सिर्फ एक दूसरे मिरेकल का ही होने का इंतजार कर सकते हैं। वो लोग आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका एक दूसरा वॉरियर आकर कहता है कि सामने में वही स्केललेस कमीने हैं, यानी कि दूसरा रेस का कोई जीव होता है। और उसका यही कहने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।